एंड लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेंसिटी या फिर डेंसिटी वेरिएशन कैसे होती है टेम्परेचर के साथ। तो बच्चे उसमें हमने पढ़ा था कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कोई बता सकता है डेंसिटी कैसे वेरी करेगी? सर डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज होगी। यस, बहुत बढ़िया, डेंसिटी डिक्रीज एक्सेप्ट होगी। वाटर। डेंसिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, एंड फॉर्मूला क्या है जो वेरिएशन इंडिकेट करता है डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ? ρ2 इक्वल्स टू ρ1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। चलो ठीक है बच्चे, यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम उसके लिए, इसके बाद मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए थे कि जो आपने सेल्फ स्टडी करने हैं, लाइक एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो होप सो आपने कर लिए होंगे वो। और अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है उस पार्ट में से, कोई चीज आपको नहीं समझ आई, तो यू कैन आस्क। यस स्टूडेंट्स, ओके, लगता है कोई डाउट नहीं है। चलो फिर अगली हेडिंग लगाते हैं बच्चे। सर डेंसिटी तो इंक्रीज करेगी ना सर? अभी सर आपने क्वेश्चन पूछा था ना सर, तो सर हाँ। डेंसिटी तो इंक्रीज करेगी। नहीं, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होती है। नहीं सर, 0 से 4 तक तो इंक्रीज करेगी, उसके बाद डिक्रीज करेगी। और वाटर, वो वाटर के लिए है बच्चे, वाटर एक्सेप्शन में आता है ना, बाकी सबके लिए डिक्रीज करेगी। जनरल बात कर रहा था मैं। ओके सर, ओके सर। हाँ, वाटर के लिए एक्सेप्शन है, दैट यू आर करेक्ट, कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी इंक्रीज करती है, एंड आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस फिर डेंसिटी डिक्रीज करती है। चलो अभी बच्चे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज कैलोरीमेट्री। हेडिंग लगा दो, कैलोरीमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें आप लिखोगे द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद the branch of science which deals with measurement of heat, उसको बच्चे हम लोग कहते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री देखो नाम से ही समझ आ रहा है। अगर आप इस वर्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे, एक पार्ट आएगा कैलोरी, जिसका मतलब सीधा है हीट से, क्योंकि हीट की एसआई यूनिट होती है कैलोरी। उसके बाद बेटा मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ऑब्वियसली कैलोरीमेट्री का मतलब है साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम हीट की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आ गया सबको? हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस और नो? यस सर। हाँ, चलो ये तो आप फटाफट नोट कर लो, इसे आप फटाफट नोट कर लो। सर रिटर्न। ठीक है, सर वेट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर कैलोरीमेट्री। कैलोरी हीट के बाद क्या लिखा था? क्या कह रहे हो? कैलोरी डैश हीट के बाद क्या लिखा था? साहेब कैलोरी के बाद हमने लिखा था, क्या क्या पूछना चाह रहे हो? मैंने कैलोरीमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कैलोरी का मतलब हाँ सर मेरा लिखा नहीं गया था, लास्ट पार्ट रह गया था सर। कैलोरी डॉट डैश हीट, उसके बाद क्या था? उसके बाद मीट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, सुन भी लिया करो, सिर्फ लिखने में ध्यान नहीं देना, सुनना भी जरूरी होता है। सुन लिया करो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुन के आप खुद लिख सकते हैं। ओके, कैलोरी का मतलब हो गया बच्चे हीट, और मीट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट।
तो कैलोरीमेट्री से हमारा मतलब है वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम हीट की मेजरमेंट करेंगे, हीट को मेजर करते हैं। तो नाउ अब हम लोग लिखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, किस प्रिंसिपल पर हम लोग काम करेंगे वो देखो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या फिर बच्चे कैलोरीमेट्री को हम एक नाम और देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ हीट बैलेंस या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बच्चे इसका बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल देखो कितना आसान है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। मतलब जितनी हीट लॉस की जाएगी उतनी ही हीट गेन की जाएगी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बहुत ही सिंपल टॉपिक, जितनी हीट लॉस होगा उतनी ही हीट गेन होगी। अब इसमें क्या है, लॉस कौन करेगा, इसके आगे एक लाइन लिखेंगे, द सिस्टम हुज टेम्परेचर इज, या बॉडी कह लीजिए आप, जैसे मैं सिस्टम वर्ड यूज कर रहा हूं, यू कैन यूज द वर्ड बॉडी। द बॉडी हुज टेम्परेचर इज more than its surroundings, whose temperature is more than its surroundings, loses heat। मतलब बच्चे जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लूज करेगा, यानी वो बॉडी हीट लूज करेगी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। और सराउंडिंग क्या करेगा, सराउंडिंग जितनी हीट ये लूज करेगा सिस्टम, उतनी ही हीट सराउंडिंग गेन करेगी। बस यही है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। एंड द सराउंडिंग गेन the surroundings gain the heat lost by system। Surrounding gain the heat lost by system। हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे बताओ ये चीज समझ आ गई आपको? कितनी आसान बात है, सिस्टम जितनी हीट लूज करेगा सराउंडिंग उतनी ही हीट गेन करेगा। सो सिंपल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मान लो सिस्टम ने 10 जूल हीट लूज की तो सराउंडिंग 10 जूल हीट गेन करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इज इट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है बच्चे, इतना आप लिख लो पहले। अब कोई मुझे बता सकता है कि हीट का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? फॉर्मूला ऑफ हीट? मैं आपको हिंट दे देता हूं बेटा, Q plus W। Q plus W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q plus W, यू आर राइट, बट मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। हीट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है हीट कैपेसिटी से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। मैंने आपको पढ़ा दिया था बच्चे, स्पेसिफिक डेल्टा टी। Sir, CM delta T. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल, यू आर राइट। इट इज C into M into डेल्टा T। बहुत अच्छे, गुड। चलो आप सबने इतना लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया ये? Yes, sir. ओके अब सबसे पहले आप लिखोगे कंसीडर अ सिस्टम ए। हम एक सिस्टम लेते हैं, कंसीडर अ सिस्टम ए। मैंने सिस्टम ए लिया। अच्छा बेटा, और एक और सिस्टम हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ सिस्टम ए एंड अनदर सिस्टम बी। कंसीडर अ सिस्टम ए एंड अनदर सिस्टम बी। बच्चे जो सिस्टम बी है ना, वो सिस्टम ए की सराउंडिंग है। ब्रैकेट में लिख लो सराउंडिंग ऑफ ए। सिस्टम बी जो है दैट इज सराउंडिंग्स ऑफ ए।
तो हमने दो सिस्टम लिए, एक ए और एक बी। बी जो है वो ए का सराउंडिंग है, तो हमने ये दो सिस्टम ले लिए। उसके बाद यहां पर मैं लिखने वाला हूं सिस्टम ए एक कॉलम में, और उसके बाद दूसरे कॉलम में मैं उसकी सराउंडिंग, यानी मैं लिखने वाला हूं सिस्टम बी जो कि उसकी सराउंडिंग है। सिस्टम ए का मास ले लेते हैं m1, बच्चे सिस्टम ए का मास हमने लिया m1 और सिस्टम बी का मास है m2। एंड बच्चे सिस्टम ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिस्टम ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हम लोग ले लेते हैं C1 और सिस्टम बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लेते हैं C2। एंड बच्चे सिस्टम ए का टेम्परेचर है T1, सिस्टम ए का टेम्परेचर है T1 और सिस्टम बी का टेम्परेचर है T2, और जो टेम्परेचर T1 है वो T2 से बड़ा है। बच्चे टेम्परेचर T2 जो है वो T1 से, सॉरी T1 जो है वो T2 से बड़ा है, यानी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो क्या आप मुझे बता पाओगे बड़ी आराम से कि कौन हीट लूज करेगा और कौन हीट गेन करेगा? बच्चे सिस्टम ए हीट लूज करेगा या गेन करेगा? सर लूज सर करेगा। हीट लूज करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हैं कि हमेशा हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफर करती है, और कैलोरीमेट्री कोई नई चीज नहीं है। कैलोरीमेट्री यही कहता है कि जितनी हीट सिस्टम लूज करेगा उतनी ही हीट सराउंडिंग गेन करेगा। दैट्स सो सिंपल। चलो ठीक है, इतना नोट कर लेना, फिर मुझे बताना जब हो जाए तो आगे चलेंगे। सर एक बार Done, रिपीट sir. कर, क्या भी जो आपने बोला सर वापस रिपीट करना। ये सारा डाटा अपने पास है बच्चे। हॉट बॉडी ही कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफर करेगी। सिस्टम ए का टेम्परेचर ज्यादा है T1, सिस्टम बी का टेम्परेचर कम है, तो सिस्टम ए हॉट बॉडी होगी। अब यही हीट लूज करेगा सिस्टम ए, और गेन कौन करेगा बच्चे? सिस्टम बी उस हीट को गेन करेगा। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, यहां तक लिख लोगे तो मुझे बता देना, फिर आगे चलेंगे। तो हाँ सर हो गया। हो गया, शाबाश, ठीक है। सर हाँ आज बेटा। क्लास सर 6:45 तक रखना, 7:20 पे मैथ्स की क्लास है। हाँ ठीक है, मैं जल्दी उससे भी पहले खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, इसके बाद बेटा अब आपने मुझे ये बताना है, मैंने बोल तो दिया कि सिस्टम ए का टेम्परेचर सिस्टम बी से ज्यादा है, सिस्टम ए सिस्टम बी को हीट ट्रांसफर करेगा। क्या क्या पूरी जिंदगी भर वो हीट ट्रांसफर करता रहेगा या कोई लिमिट है इसकी? सर लिमिट है। लिमिट है, कौन सर बताएगा? लिमिट है कहाँ तक ट्रांसफर? सर, जब टेम्परेचर सर इक्वल सेम टेम्परेचर सर इक्विलिब्रियम में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ऐसा होगा। वेरी गुड। तो बेटा वही मैं अगली लाइन लिखने जा रहा हूं। सिस्टम ए सिस्टम बी को हीट ट्रांसफर तो करेगा, लेकिन तब तक जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तब तक। तो आगे मैं लिखने जा रहा हूं, as T1 is greater than T2, therefore system A will, therefore system A will transfer heat from will transfer heat to system B, will transfer heat to system B till both the system acquire same temperature, जब तक कि दोनों के दोनों
सिस्टम सेम टेम्परेचर को मैं T कह रहा हूं, दैट इज इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तक कि बच्चे दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। सबको ये बात क्लियर है ना? यस और नो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब देखते हैं चेंजेस क्या हुए। इसका मतलब है बच्चे जो अपना सिस्टम ए है, जो सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T तक। सिस्टम ए का टेम्परेचर T1 से T तक चेंज हो रहा है, और अगर हम देखे जाए तो ये डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, डिक्रीजेस। अच्छा, अगर मैं सिस्टम बी की बात करूं, अब बी ने तो हीट गेन की है ना बच्चे, सिस्टम बी ने तो हीट को गेन किया है, तो उसका पहले टेम्परेचर T2 था, अब टेम्परेचर T बन गया और ये इंक्रीज हो रहा है। यस और नो बताओ मुझे? यस सर। सिस्टम ए का टेम्परेचर ज्यादा था, वो कम हो गया। सिस्टम बी का टेम्परेचर कम था, वो ज्यादा हो गया, क्योंकि सिस्टम बी ने हीट को गेन किया है और सिस्टम ए ने हीट को लूज किया है। दोनों सेम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गई है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क। हो जाए तो मुझे बता देना, फिर आगे चलेंगे। Sir, written. ओके, सुनाओ बेटा, ये Sir, चीज याद रखनी है, सिस्टम ए ने कैसे किया, सिस्टम बी ने कैसे किया, ये चीज याद रखनी है। कितना कितना टेम्परेचर आ गया, कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, किसने हीट को लूज किया और किस सिस्टम ने हीट को गेन किया, ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके आगे करते हैं। अब ये थोड़ा रफ काम है, साइड में आ जाना बच्चे। हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं आपको जरा रिवाइज करा दूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं बच्चे। इसका फॉर्मूला होता है, इसका Q फॉर्मूला upon होता है delta T. यस, अमाउंट ऑफ हीट गेन और लूज। प्रॉपर लिख देता हूं, चलो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे हीट गेन या फिर हीट लूज, हीट लॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी, इनटू मास। स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि मास को स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है बच्चे, समझ आया? सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes. ये हाँ, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, इसको ऐसे करके लिखता हूँ, Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी। अब शायद आपको याद आ जाए, है ना? तो बेटा हम लोग यहां से निकालेंगे Q की वैल्यू आएगी C इंटू M इंटू डेल्टा टी। ये होता है बेटा हीट गेन या हीट लॉस का फॉर्मूला। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सबको समझ में आया? ये सर ये किया भी था उसमें। Yes. क्या कहते हो? सर ये किया भी था उसमें, हीट गेन और हीट लॉस। ये चीज क्लियर है ना सबको? मैं रिवाइज करा रहा था आपको, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नाउ बच्चे सिस्टम ए ने अकॉर्डिंग टू, अब ये तो साइड में लिख दिया हमने, वो ठीक है, हमें ये फॉर्मूला चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया ये। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसके बाद आप लिखोगे इस स्टेप के बाद, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू सर लाइट बंद कर दो। यार थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया करो, मैं बोलता भी तो हूं यार, आप बस गलतियां मत ढूंढा करो किसी में भी, ठीक है? मुझे पता है बल्ब की शेड आ रही है एक जगह पे, पर मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ साथ में यार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इतना एडजस्ट ओके कर सर, लिया करो। सॉरी सर।
According to principle of calorimetry, heat gain, heat lost by system A is equal to heat gain by system B. Is it clear everyone? सही लिख रहा हूं ना मैं? चेक करो, सही है ना? हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है जितनी हीट सिस्टम है लूज करेगा उतनी ही हीट सिस्टम भी गेन करेगा, तो वो हमने लिख लिया। अब बच्चे सिस्टम ए ने कितनी हीट लूज की इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। सिस्टम ए का देखते हैं बच्चे, सिस्टम ए में कितनी हीट लूज की आप देखते हैं। उसकी सी की वैल्यू उसकी है C1, मास है उसका M1, और टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है? टेम्परेचर में चेंज आ रहा है बच्चे T1 से T हो गया, मतलब टेम्परेचर T1 माइनस T। बताओ बच्चों, समझ में आया? हीट लॉस्ट बाय सिस्टम ए, ये रहा फॉर्मूला। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, यस, कोई डाउट है बेटा किसी को? हाँ जी No, स्टूडेंट्स, sir. ओके। अब सिस्टम बी के लिए लिखते हैं हीट गेन बाय सिस्टम बी, यही फॉर्मूला लगेगा बच्चे। सिस्टम बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C2, मास है उसका M2, और उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है T2 से T। ये ज्यादा टेम्परेचर है तो इसमें करेंगे T माइनस T2। देखो बच्चे, यहाँ T1 में से T माइनस किया, वहां T में से T2 माइनस किया, क्योंकि इसका टेम्परेचर T1 ज्यादा है और इसका टेम्परेचर T ज्यादा है। क्लियर है ना सबको? यस और नो? बताओ। Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो बच्चे ये जो चीज यहाँ आपको दिख रही है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज है जो मिसिंग है बच्चे, वो है बाकी सब चीजें आपको पता होंगी। बाकी सब चीजें बच्चे आपको पता होंगी, आपको बस ये T सॉल्व करना है। देखो C1 M1 T1, C2 M2 और T2, एवरीथिंग दैट यू विल नो, यू हैव टू फाइंड आउट दिस कॉमन टेम्परेचर T जो इक्विलिब्रियम के बाद अचीव किया है दोनों बॉडी ने टेम्परेचर, वो टेम्परेचर निकालना होता है। बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में गिवन होती हैं। तो फाइनली आप लास्ट में लिख लो, नोइंग C1 C2 M1 M2 T1 and T2, we can solve for temperature T। बच्चे आपको T निकालना होता है इसमें, बाकी सब चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी। आप ये सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाकर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैलोरीमेट्री में इतना ही है। बताओ सबको समझ आ गया? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो पहले आप इतना नोट कर लो जितना लिखा हुआ है, जब हो जाए मुझे बता देना। सर प्रीवियस रिजल्ट से भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करा दो। प्रीवियस कौन सा रिजल्ट है बताओ मुझे। सर जहाँ पे हमने ये डेंसिटी वाला निकाला था। करवा देंगे, सर आएंगे ये क्वेश्चन तब करवा देंगे, अभी तो नहीं करवा रहा मैं, वरना अपना कोर्स नहीं हो पाएगा। और वैसे भी उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, हर चीज आपको गिवन होगी। ओके सर, हो गया सर। ओके शाबाश, ठीक है। सुनाओ, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखते हैं 100 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर at 10 degree Celsius is mixed with at 10 degree Celsius is mixed with 200 gram
is mixed with 200 gram of water at 80 degrees Celsius. Calculate the final temperature of the mixture. Calculate the final temperature. Calculate the final temperature of the mixture. मतलब आपने एक गर्म पानी को ठंडे पानी में डाल दिया या एक ठंडे पानी को गर्म पानी में डाल दिया। ये पानी ठंडा है 10 डिग्री सेल्सियस वाला, 80 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म है, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप जरा सोच के भी देखो, जब आप ठंडे पानी को गर्म पानी में डाल देते हो तो ओवरऑल जो मिक्सचर तैयार होता है उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है इससे, तो हमें वही टेम्परेचर निकालना है। तो बच्चे इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आप यूज करोगे, बाकी डाटा देखो आपको गिवन है। वाटर की स्पेसिफिक हीट आप सभी को पता ही होगी। बच्चे वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है दैट इज 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नहीं पता तो साइड में लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें से सबसे ज्यादा होती है एंड इट्स वैल्यू इज 4186 जूल। Its value is 4186 joules per kilogram per degree Celsius। यानी बच्चे जूल किलोग्राम इनवर्स और सेल्सियस इनवर्स, ये होती है अपने पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और अगर हम इसे ऐसा यूनिट्स में लिखें तो बच्चे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे ये देख लेना, ये वैल्यू आपको याद रखनी है और याद रखना ये हाईएस्ट होती है। इट इज हाईएस्ट अमंग ऑल। इससे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी की नहीं होती जितनी वाटर की होती है। इसका मतलब ये है कि वाटर चाहे तो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और बहुत सारी हीट गेन भी कर सकता है, और इसीलिए तो बहुत सारी जगह हम लोग वाटर को यूज करते हैं। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों। जैसे हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, हम उसमें एज अ कूलेंट ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए हम लोग पानी डालते हैं ऑटोमोबाइल में। आप बोलते हो कि गाड़ी का पानी खत्म हो गया, डालना पड़ेगा उसमें वाटर ही यूज किया जाता है। व्हाई वी आर यूजिंग वाटर? द रीजन बीइंग कि वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है बहुत ज्यादा होती है। It is highest among all the substances. It can absorb a lot of heat. Is it clear बच्चों? Yes or no? सर हाँ जी। Yes. सर 1 कैलोरी की वैल्यू 4186 जूल केजी इनवर्स सेल्सियस इनवर्स होती है क्या? नहीं, किलोग्राम को भी तो बच्चे ग्राम में कन्वर्ट किया है ना, वो भी देखो। वैसे 4.2 होती है, 4.186 होती है। 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.186 जूल्स। वो तो किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए ये पॉइंट यहाँ चला गया पीछे। ठीक है? यस सर। ओके, ये याद रखना, ये 4.2 जूल जो होता है ये उसी का है, वाटर की स्पेसिफिक हीट है, और इससे ज्यादा किसी की नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसे कूलेंट की तरह यूज किया जाता है। एज अ कूलेंट, ठंडा करने के लिए किसी भी चीज को वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में एज अ कूलेंट वाटर को यूज किया जाता है बच्चे। चलो खैर, हमारा ये मेन टॉपिक नहीं, अपना सवाल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे है। तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे मान लो, ऑब्वियसली अब मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ले लो C। बच्चे वाटर का मास हमारे पास है 100 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर जो है, आओ देखते हैं। तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर चेंज होकर टेम्परेचर T कर लेगा, और 80 डिग्री सेल्सियस वाला पानी भी
अपना टेम्परेचर चेंज करके टी पे पहुंच जाएगा। बस फर्क इतना है कि इसका टेम्परेचर ये इंक्रीज हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जो दूसरा पानी है। तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर फर्स्ट वाले के लिए लिखते हैं कितनी हीट इसने लॉस्ट की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की सी, इसका मास है बच्चे 100 ग्राम और इसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है T-10 इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, इसने हीट लूज की है सेकंड वाले ने। बच्चे इसका जो मास है दैट इज 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट इसकी भी सी है क्योंकि है तो ये भी वाटर ही, बराबरी होगी दोनों की। टेम्परेचर में इसके चेंज कितना आ रहा है कौन बताएगा? यहाँ क्या आएगा? 80 माइनस टी। प्लस 80 माइनस 2। 80 माइनस टी आएगा, 80 माइनस टी आएगा क्योंकि 80 बड़ा है और टी छोटा है, तो यहाँ आएगा 80 माइनस टी। तो बच्चे आप यहाँ से बड़े आराम से देखो, सी से सी कट गया, 100 से 100 बन जा 100, 100 2 जा 200, ये 2 से कट गया। अपने पास बच्चे रह गए यहाँ T-10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 80 माइनस टी। यहाँ से टी सॉल्व हो जाएगा बड़ी आराम से। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास आंसर आएगा T-10 इज इक्वल टू 82 जा 160 माइनस 2 इंटू टी इज माइनस 2t। तो ये माइनस 2t इधर आएगा बच्चे, प्लस 2t हो जाएगा और ये -10 दूसरी तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा। 2t प्लस टी बन गया 3t, 160 प्लस 10 170। तो बच्चे t कितना आया? 56.66। हाँ जी सर 56.66। 56 बच्चे, 66 नहीं 56, ठीक है। सर वही बोला 56.66। हाँ तो डेसिमल में आएगा। 56.67 कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे ये देखो, अगर आप 80 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी मिक्स करते हो तो आफ्टर सम टाइम जो मिक्सचर हमारे पास बनेगा उसका टेम्परेचर रफली 57 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा लगभग। क्लियर है ना सबको? क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाया। किसी को कोई डाउट बच्चे? किसी को कोई डाउट ना समझ आया हो? नो सर। सर ओके, एक बात हमने और सीखी, एक बात बेटा हमने और सीखी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और इसे एज अ कूलेंट हम यूज करते हैं। वैसे याद रख लेना, ठीक है बच्चों? यहाँ पे क्लियर है ना? यस यस सर। ओके, चलो हो जाए तो मुझे बता देना, फिर आगे चलेंगे। सर डन। ठीक है, नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है कैलोरीमेट्री में बेटा यही है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी हीट कोई सिस्टम लूज करेगा उतनी ही हीट दूसरा सिस्टम या उसकी सराउंडिंग गेन करेगी। दैट्स ऑल। और इसी बेसिस पर हमने हीट का फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया कॉमन टेम्परेचर। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट। इसके बारे में आप जानते हो, चेंज ऑफ स्टेट। अपने पास मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। कितनी स्टेट्स होती हैं बच्चे मैटर की? मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं हमारे पास? सर 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो चेंज ऑफ स्टेट के बारे में तो हम लोग डिस्कशन कर ही लेंगे, पर पहले स्टेट देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चे स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, state of a substance at different state of substance at different temperature and pressure। ऐसा थोड़ी ना कि सारे टेम्परेचर में, मान लो ये चीज सॉलिड है, ये जो मेरे हाथ में स्केच है ये चीज सॉलिड है, आप जानते हो। क्या जितना मर्जी टेम्परेचर दे दें ये सॉलिड ही रहेगी? मुझे बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। हाँ ऑब्वियसली अगर मैं टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करूंगा तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी।
इसलिए मैंने लिखा एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग प्रेशर पर बच्चे एक ही सब्सटेंस की स्टेट अलग अलग हो सकती है। तो क्या क्या स्टेट्स पॉसिबल हैं अलग अलग टेम्परेचर पर? तो बच्चे एक स्टेट होती है सॉलिड, दैट यू नो वेरी वेल, दूसरी स्टेट होती है लिक्विड, और तीसरी स्टेट होती है गैस। चलो आज मैं आपको एक स्टेट और बताता हूं, सब्सटेंस की फोर्थ स्टेट, Bose-Einstein, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। एक और स्टेट होती है, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। sir, Bose-Einstein प्लाज्मा कंडेंसेट। हाँ जी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। yes sir. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। एक और स्टेट होती है बच्चे, ये प्लाज्मा स्टेट होती है, बट ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। वैसे लिख लो, हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ये स्टेट तब बनेगी व्हेन, Charges और ions में होती है ये। हाँ, when substance is heated, when substance is heated at very high temperature, when substance is heated at very high temperature, लिख लेना, T लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। जब आप किसी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करोगे, तब जाकर बच्चे ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का जन्म होगा, इसे प्लाज्मा कहते हैं। मतलब नॉर्मली ये स्टेट नहीं होती, नॉर्मली ये स्टेट नहीं होती। इस स्टेट को अचीव करने के लिए आपको किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। तो दिस इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, वो अपने आप रिसर्च कर ले इस पे, और कोई डाउट हो तो मेरे पास आ सकता है। ठीक है बच्चे, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो पहले। Sir, done. ओके, So done. शाबाश। तो हमने तो यही तीन स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ना है। अब बेटा चेंज ऑफ स्टेट अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो आप जानते हो बहुत इंटेलिजेंट है सारे, पर फिर भी एक होता है अपने पास बच्चे मेल्टिंग। मेल्टिंग आप बड़े अच्छे से जानते हो। मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। बेटा मेल्टिंग का ठीक अपोजिट होता है फ्रीजिंग। मेल्टिंग का ठीक अपोजिट होता है फ्रीजिंग, या इसे फ्यूजन भी कहते हैं। बिल्कुल मेल्टिंग का अपोजिट, यानी लिक्विड से सॉलिड बनना, लिक्विड टू सॉलिड, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा मेल्टिंग, और उसका उल्टा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसे फ्यूजन कहते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास होता है वेपोराइजेशन, चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद हमारे पास होता है वेपोराइजेशन, आप अच्छे से जानते हैं, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। बच्चे लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। और वेपोराइजेशन का ठीक उल्टा उसे कहते हैं कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन का ठीक उल्टा उसे कहते हैं कंडेंसेशन, दैट मींस गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। और एक और स्टेट होती है जिसे कहते हैं सब्लिमेशन, सब जानते होंगे, है ना? Solid to gas. Yes, sir. Solid gas or gas to solid. हाँ बच्चे, सॉलिड से गैस में जाना डायरेक्टली, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है, नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, तो दीज आर सम एग्जांपल जो सीधा सॉलिड से गैस में चली जाती हैं। तो दीज आर द चेंज ऑफ स्टेट्स। चेंज ऑफ स्टेट के अलग अलग मतलब कह सकते हैं टाइप्स हैं। मेल्टिंग क्या है, फ्यूजन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, और सब्लिमेशन। तो बेटा इन्हें एक बार नोट कर लो, ठीक है? अब ये चीज अलग अलग टेम्परेचर पे होती है।
कर लो, इसे नोट कर लो सारे बच्चे। Sir, written. ओके ना बच्चे, हम लोग एक नोट करेंगे, एक नोट करके लिखेंगे यहाँ पे और उसका रीजन भी पढ़ेंगे। नोट में आप लिखोगे बच्चे, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, temperature of a substance does not change during the change of state, during the change of state। जब स्टेट चेंज हो रही होती है बच्चे, चेंज ऑफ स्टेट मतलब कि जैसे एग्जांपल हो गया मेल्टिंग या बॉइलिंग एटसेट्रा, मेल्टिंग और बॉइलिंग एटसेट्रा, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है, ड्यूरिंग दैट टाइम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? Sir, latent heat. लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस होगा, बट इसका रीजन जानना चाहता हूं मैं आप लोगों से। Why Sir, this because the heat is used up in changing heat the matter. it is used in changing the matter? Okay, very good, बहुत अच्छे। Any other answer बच्चे, किसी और का? So heat is used Sir, in it is used to overcoming the break the force force of attraction between particles. Or yes. Very good, this is the right answer, बहुत बढ़िया। Heat is used in overcoming the intermolecular force। बच्चे, जब कोई सॉलिड चीज या मतलब मैटर में ऑब्वियसली पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में। इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है अगर स्टेट को चेंज होना है। तो जो भी आप हीट दोगे बच्चे, वो हीट जब आप किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड करोगे, वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो हीट उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में लग जाएगी। यानी आप ये कह लो कि बॉन्ड ब्रेक करने में यूज हो जाएगी। इसलिए वो हीट बॉडी के टेम्परेचर को राइज नहीं करती जब बॉडी अपनी स्टेट चेंज कर रही होती है। तो बच्चे इसका रीजन भी लिख लेना आप। रीजन, ड्यूरिंग, रीजन लिख लेना, ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, या कोई भी स्टेट अगर चेंज हो रही हो, ना सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग, एनी चेंज इन स्टेट, ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, heat given is used to overcome, heat given is used to overcome the intermolecular forces, heat given is used to overcome the intermolecular forces between the molecules। यानी कि बच्चे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब बच्चे बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो जाती है वो हीट जो आप हीट देते हो। ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, हीट गिवन इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड नो हीट इज अवेलेबल एंड नो हीट इज लेफ्ट। You can say that no heat is left to contribute, no heat is left to contribute in increasing the, to contribute in increasing, इसके बाद यहां लिख रहा हूं, to contribute in increasing the average kinetic energy of molecules, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चीज इसके बाद बच्चे मैंने यहां लिख दी। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बताओ यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बेटा जो भी आप हीट देते हो ना,
वो दो तरीके से यूज की जा सकती है। या तो वो हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो जाएगी, सिंपल वर्ड्स में कहें बॉन्ड तोड़ने में यूज हो जाएगी, और कुछ एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन बच्चे मेल्टिंग और बॉइलिंग टाइम पे ऐसा होता है कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो जाती है, क्योंकि जब तक सारे बॉन्ड नहीं टूटते तब तक स्टेट चेंज नहीं होती। जब किसी भी मैटर के लाइक सॉलिड के जब तक सारे बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक वो लिक्विड नहीं बनेगा। तो वो सारी की सारी एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं हीट एनर्जी, वो सारी की सारी एनर्जी यूज हो जाती है बॉन्ड ब्रेकिंग में, और कोई भी एनर्जी नहीं बचती एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बोले तो टेम्परेचर। तो हमने यही कहा ना, नो हीट इज लेफ्ट टू कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब बच्चे टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कोई भी हीट हमारे पास नहीं बचती, सारी की सारी हीट बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो जाती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? से यस और नो? से फॉर एवरी चेंज ऑफ स्टेट होता है। हाँ, किसी भी चेंज ऑफ स्टेट के लिए, नॉट ओनली मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग बॉइलिंग या व्हाटएवर एनी अदर, कोई भी चीज हो सब में यही होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग हो या कुछ भी हो। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ? हाँ जी स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? बताओ मुझे। Yes, sir, clear. ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी हीट हमने प्रोवाइड की ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, वो सारी की सारी हीट कहीं गायब हो गई? वैसे तो अब हमें पता है कि कहाँ यूज हो गई वो हीट, बट अगर हम लोग फिजिकली देखें थर्मोमीटर लगा के, तो एक आम आदमी को, एक लेमैन को अगर मैं दिखाऊं कि देखो टेम्परेचर देखते हैं, हमने ये बाहर से मैं हीट दे रहा हूं और इस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जब वो चीज बॉयल हो रही होती है तब वो बंदा देखेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, जबकि हम हीट दिए जा रहे हैं, तो उसको लगेगा कि ये हीट गायब हो गई। तो इस हीट को बच्चे नाम दिया जाता है हिडन हीट, और हिडन हीट बोले तो लेटेंट हीट। समझ में आया सभी को? जितनी भी हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं मेल्टिंग या बॉइलिंग या किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए, उस वक्त वो हीट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो हीट दी वो हीट कहीं गायब हो गई। तो इस हीट को हम हिडन हीट कहते हैं या लेटेंट हीट कहते हैं। सबको क्लियर है ये बात, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट? से यस और नो? तो बच्चे अगला अपना टॉपिक यही है, लेटेंट हीट। बट ये टॉपिक हम लोग आज नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। आप यहां तक सारे बच्चे पढ़ के आएंगे अच्छे से। अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, एक चीज और लिख लो, 2 मिनट मुझे और दो, 2 मिनट मुझे और दो। हम लोग यहाँ पे बच्चे एक चीज आप नोट करके चले जाओ। ये सबने लिख लिया? मुझे बताओ, रब कर दूं इसे? Yes, sir. ओके। प्रेशर का भी इफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बच्चे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट पर और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये काम भी आपको +2 केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। ये जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ये भी आप नोट कर लो, ये +2 केमिस्ट्री में आपके काम आएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिक्स में नहीं आएगा काम, लेकिन आप +2 में हेल्प करेगा केमिस्ट्री में। तो बच्चे अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर आप बच्चे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज होता है, ये याद रखना। और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करें तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। क्लियर है सबको? इतने में समझ जाओगे सारे बच्चे? ये बात में समझ जाओगे सारे? यस सर। ओके, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा हमेशा चीजें याद रहती हैं बच्चे। इसका एग्जाम्पल है मेल्टिंग पॉइंट का, ये आपने खुद सर्च करके आना है। जो आइस स्केटर्स होते हैं, आइस स्केटर्स होते हैं ना, जो आइस स्केटिंग करते हैं, ठीक है,
मैंने शायद ये स्केटर SKA लिखना है। जो आइस स्केटर्स होते हैं, ठीक है बच्चे, इसके बारे में आप देख के आओ। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आप पढ़ के आना। और इसका एग्जांपल है प्रेशर कुकर। इसका एग्जांपल है प्रेशर कुकर। ये दोनों चीजें स्टडी योरसेल्फ, मतलब थोड़ा सा आप खुद पढ़ के आएंगे इसके बारे में, और मैं आपसे कुछ पूछ ये लूंगा। +2 केमिस्ट्री में यूज होगा। हाँ, ये +2 केमिस्ट्री में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। और बाकी मैंने आपको ये एग्जांपल दिए हैं। आपको पता है आजकल विंटर ओलंपिक्स चल रहा है, किस किस को पता है? यस मतलब खत्म हो गया सर, वैसे तो। सर बीच में चल रहा है सर, खत्म हो गया सर। हाँ, 19-20 फरवरी को खत्म हो गया वो। विंटर ओलंपिक्स में हमारे इंडिया का एक बंदा है आरिफ खान, उसने आइस स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सर जीत भी है सर गोल्ड मेडल? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर से आई है, इसने गोल्ड मेडल जीता आइस स्केटिंग में। ये इकलौता बंदा है जिसने विंटर ओलंपिक्स में अभी गोल्ड मेडल जीता है। मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसने जो गोल्ड मेडल जीता है वो आइस स्केटिंग में जीता है। बच्चे, जब ये स्केट कर रहा होता है बर्फ के ऊपर, तो वहां की बर्फ पिघल जाती है। बर्फ इसलिए पिघल जाती है क्योंकि स्केटिंग करते हुए बर्फ के ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर की वजह से बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिस वजह से वो वाली बर्फ पिघल जाती है। तो ये एग्जांपल है आइस स्केटिंग का। प्रेशर कुकर में आप देखते हो प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए जो भी चीज आपने प्रेशर कुकर के अंदर डाली हुई है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मान लो कि वाटर आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर नॉर्मली बॉयल होता है, लेकिन अगर आप उसी पानी को प्रेशर कुकर के अंदर डाल के उबालोगे तो वो जाकर कहीं 250 डिग्री सेल्सियस पर जाकर बॉयल होगा, समथिंग लाइक दिस। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? यस और नो? हाँ जी स्टूडेंट्स, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ गया। ठीक है, बच्चे मैं आपके साथ जर्नल बात कर रहा हूँ, फिजिक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा, मैं ये जर्नल बात कर रहा हूँ। आइस स्केटिंग का मैं आपसे वैसे नॉर्मली डिस्कशन कर रहा हूँ कि आइस स्केटर जब आइस के ऊपर स्केटिंग करता है तो प्रेशर लगता है आइस के ऊपर, इस वजह से आइस मेल्ट हो जाती है, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है प्रेशर की वजह से। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ यस हाँ जी बच्चों। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में अगर आप कोई भी फूड बनाते हैं, कुक करते हैं, तो वो जल्दी फूड जो है जल्दी खाना पक जाता है। उसका कारण ये होता है कि प्रेशर कुकर का बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ज्यादा हीट की वजह से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। आप जो भी हीट देते रहते हो वो बढ़ती जाती है। जो भी हीट आप प्रोवाइड करते हो वो टेम्परेचर को इंक्रीज ही करती है, क्योंकि अगर बॉयल हो गया तो बॉइलिंग के बाद तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना बॉइलिंग पॉइंट पर, जब भी स्टेट चेंज होती है। तो प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनने का फायदा इसलिए जल्दी खाना बन जाता है क्योंकि स्टेट चेंज नहीं होती। वाटर जल्दी से स्टेट चेंज नहीं करता, और अगर स्टेट चेंज नहीं करता तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की बजाय टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और टेम्परेचर बच्चे बढ़ने की वजह से खाना जल्दी पक जाता है। क्लियर है सबको? बाकी आप अपने लेवल पे थोड़ा इसके बारे में करके आना। क्लियर है एवरीवन? से यस और नो? यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे फिर। कोई डाउट किसी को? Yes. नो सर। No, sir. No, sir. हाँ, आई एम गिविंग यू No, सम sir. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स so that कि you can relate this theory with your practical examples. So that is why मैं आपको बता रहा हूँ। तो anybody who is interested वो थोड़ा इसके बारे में सर्च कर सकता है। बाकी अपने को ज्यादा नहीं चाहिए कि प्रेशर के इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बस ये बात आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. सर हाँ जी। जैसे आपने बोला कि आइस स्केटिंग में सर आइस मेल्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है सर, वो फिर उसमें गिरने का भी चांस